हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3.2 के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखो, हमने जो पिछला पार्ट था अपना, उस पिछले पार्ट के अंदर 3.2 के तीसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3.2 का तीसरा जो क्वेश्चन है उसके जो अन्य क्वेश्चन बच रहे हैं, अन्य क्वेश्चन उसके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, उन तीनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जो अपना 4 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, वो मैंने क्वेश्चन ले लिया है। जो ज़्यादा इसमें टफ बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे इनके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण देखो कैसे बनाएंगे, तो आओ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, यहाँ से जो जो चीज़ें आपको पकड़ में आ रही है वो लेंगे। तो यहाँ अपने ने देखा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या कह रहे हैं, नियत भाड़ा, यानी कि मान लो आपको कोई टैक्सी किराए करनी है। ठीक है, आपने किराए के लिए पूछा तो उसने, अगले टैक्सी वाले ने क्या कहा कि भाई घर से अगर टैक्सी निकलेगी तब 1000 रुपये तो वे लगेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, नियत भाड़ा। तो यानी कि वो घर से निकलेगा तब तो रुपये 1000 तो वो लगेंगे, प्लस में उसके साथ में तू जितने किलोमीटर चलेगा उसका अलग से चार्ज लगेगा। ये बात ये टैक्सी वाला कह रहा है। ठीक है, तो आ जाइए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई भाड़ा का मतलब नियत भाड़ा दे नहीं रखा तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी भाड़ा जानते हो क्या आप, क्या होता है, किराया ना, यानी कि उसका जो रेंट होता है वो ना। तो माना टैक्सी का किराया हमने क्या मान लिया, एक्स रुपए मान लिया। ठीक है, नियत भाड़ा। आगे बात समझ में। अब आगे क्या कर रहा है, इसके अलावा जो जितनी भी वो दूरी चलेगा उसका कितना रुपए है, वाई। तो आ जाइए इसके अलावा, तो हम क्या कह देंगे कि चले गए किलोमीटर है ना, किमी का किराया, जिसको बोल सकते हैं हम अतिरिक्त किराया भी बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं वाई रुपए। ये आ गई। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ पहली बात देखो, यहाँ पे यहाँ से देखो क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए लगा। तो क्या 10 किलोमीटर आप गाड़ी को ले गए तो पहले तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसका जो नियत भाड़ा है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये बात लिखूं कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपए लिया अगले ने, 105 रुपए। अब 105 तो ले ली, लेकिन वो कैसे लिए, तो वो ऐसे लिए, उसने सबसे पहला तो नियत भाड़ा जो अपना x रुपए है वो तो वो लेगा। तो पहले तो उसने नियत भाड़ा x रुपए लिया, उसके साथ उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की, 10 किलोमीटर की। तो वो 10 किलोमीटर की यात्रा की, 1 किलोमीटर का कितना रुपए लेता है, वो y रुपए लेता है। तो 10 किलोमीटर कितने ले लेगा, y रुपए। यहाँ पे ये क्या है, चले गए 1 किलोमीटर का किराया है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का वाई रुपए है। तो इसने कितने किलोमीटर चला था, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 10 वाई। ठीक है, बराबर में कितने रुपए लिए था उसने, 105। तो ये अपना क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। बात जच गई, आराम से फिट बैठ गई ना दिमाग में। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे पे, सेम एज इट इज दूसरा करना है। इसमें क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए हैं, 15 किलोमीटर के कितने रुपए हैं, 155। तो आज वो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी कि किराया कितना है, 155 रुपए। आ जाओ कैसे करेंगे, वही बात, सबसे पहले तो नियत है जो लेंगे। ठीक है, उसके साथ में कितना किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर। तो 15 वाई, कितना रुपए लगेगा, 155। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। बैठ गया दिमाग में, ठीक है बैठ गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेना है, x और y का मान निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि समीकरण, कौन से समीकरण लो बताओ, पहला ले लेता हूँ ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखो। तो समीकरण 1 में क्या करूंगा मैं, ये जो प्लस का 10y है ये इधर भेज दूंगा बराबर में। तो क्या बन जाएगा, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 10y बराबर कितना, 105। ये प्लस का 10 है बराबर में भेज देता हूँ, इसमें आ जाएगा माइनस में। तो क्या आ जाएगा, 105 माइनस का 10 से y। ये अपना क्या बन गया, समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। यानी कि अपन ने किसका मान निकाल लिया, x का निकाल लिया। ठीक है,
अब ये जो समीकरण नंबर 3 है, हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 3 को उठा के किस में रखते हैं, जिसका यूज नहीं किया उसके अलावा तो किसका यूज किया, एक का, तो किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 3 का मान है हम किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। चलो रखो, रखते हैं। तो आइए रखिए, x का मान रखना है इसके अंदर, तो इसकी जगह लिख देंगे, तो x प्लस 10y इक्वल 100 नहीं, इसमें रखना समीकरण 2 में, तो x प्लस 15y इक्वल में 155। इसके अंदर किसका मान रख देंगे, समीकरण नंबर 3 का रखो। तो x की जगह कितना है 105 माइनस 10y, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 105 माइनस 10y, प्लस में कितना है 15y, बराबर में कितना है 155। बैठ गई बात, ठीक है। अब आ जाइए कैसे करेंगे, सोल्व कर लो इसको। ये देखो माइनस का 10y है, ये प्लस का 15y है, तो 15 में से 10 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 5। बताओ चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 15, तो उसके साथ में चिन्ह किसका, प्लस का। ठीक है, बराबर में कितना आ गया 155, ये 105 है, बराबर में भेज देंगे, इसमें आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 155 माइनस का 105। माइनस में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का, बराबर में जाएगा किसमें बन जाएगा, माइनस में। यहाँ पे बच गया अपने पास 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 50 बचेगा। और ये y बराबर, अब देखो y के साथ में 5 के गुणा में है, बराबर में भेज देंगे, किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग में आने पर हम 5 का 50 में भाग दे देंगे, कितने बार चला जाएगा 10 बार। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ये अपना क्या हो गया, y का मान हमने निकाल लिया। अब इस y के मान को उठाओ और किस में रखो, समीकरण नंबर चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो। बेस्ट रहता है 3 में रखना, क्योंकि आंसर जल्दी आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, y का मान उठाएंगे और किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रखो इसमें। तो समीकरण नंबर 3 में x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना है 10, 10 गुना 10 कर दो, पहले गुणा करो पहले, तो कितना आ गया 100 आ गया। 105 में से 100 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 5, तो x का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमने x और y क्या क्या माने थे, हमने समीकरण को सोल्व कर लिया, तो x का मान तो 5 है और y का मान कितना आ गया 10। अब x और y क्या क्या माने थे, तो हमने यहाँ पे माना था कि नियत भाड़ा कितना रुपए है, x रुपए है। ठीक है, और चले गए हर किलोमीटर के लिए कितना रुपए लगेगा, y रुपए। तो बताओ नियत भाड़ा क्या हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो गया नियत भाड़ा। तो बताओ गाड़ी घर से निकलते कितने रुपए लेगी, 5 रुपए, तो वो नियत भाड़ा लेगी, है ना, तो नियत भाड़ा। ठीक है, और ये क्या है इसका, जो हर किलोमीटर के लिए ना, तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा या किराया बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर के लिए किराया। तो हर किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए लगेगा 10 रुपए, और घर से निकलते ही कितना रुपए लगेगा 5 रुपए। तो पहले 5 रुपए तो लग गए, अब उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उतना किलोमीटर के रुपए लगेंगे। ये तो गया हमारा काम। देखो हमें क्या क्या पूछा था, नियत भाड़ा कितना है, ये रहा 5 रुपए। और क्या पूछा है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का मतलब प्रति किलोमीटर, तो वो कितना लग रहा है 10 रुपए। ठीक है, आगे पूछा था एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो आ जाइए, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो बताओ पहले इसकी तरह समीकरण बना ले, तो बताओ पहले क्या लगेगा नियत भाड़ा। ठीक है, फिर क्या लगेगा, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, पहले लगेगा नियत भाड़ा या नियत किराया, प्लस उसके बाद कितना किलोमीटर चलना है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का किराया, पर किलोमीटर का किराया लगेगा। तो बताओ कैसे होगा, तो नियत भाड़ा कितने रुपए लगता है, नियत भाड़ा लगता है 5 रुपए, तो ये तो आ गया 5 रुपए प्लस का चिन्ह। बताओ 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का कितने रुपए लगेगा, अगला 10 रुपए, है ना। तो 25 को 10 से करेंगे कितना जाएगा 250, 250 में 5 जोड़ देंगे कितना जाएगा 255। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए देने पड़ेंगे। अब ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर की पूछ ले, तो सीधी बात है 1 किलोमीटर का 10 रुपए लगता है, 50 किलोमीटर के कितने लग गए 500 रुपए, उसके अलावा 5 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे, तो कितने रुपए लग गए 505 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, नॉर्मल सरल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके समझने में। ठीक है, मतलब आपके समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अगर समझ में आ गया तो इसको जल्दी से उतार लीजिए, नहीं समझ में आया तो इसको वापस से रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आ जाओ बच्चों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न जानते हो कि आप क्या, भिन्न का मतलब होता है बट्टा के रूप में लिखी हुई कोई भी संख्या, है ना। जैसे मान लो ये है 1/2, ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, जैसे मान लो 3/2, ये क्या है, भिन्न है। हमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ये क्या होता है अपने इसको साइड क्या बोलते हैं वो मेरे को पता नहीं है ना, इसको तो डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसके अलावा जो बच रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो क्या बात समझ में आ गया आपके, क्या अंश क्या होता है जो ऊपर की साइड में लिखा होता है, हर क्या होता है जो नीचे की साइड में लिखा होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। आज सबसे पहला काम, माना क्या कर लेंगे, माना भिन्न, भिन्न क्या मान लेंगे, ऊपर में मान लेता हूँ x, नीचे क्या मान लेता हूँ y। ठीक है, माना भिन्न क्या हो गई, x/y। अब पहला काम, पहली प्रोसेस क्या करनी है आपको, पहले में आपको लिखा हुआ कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना। तो 2 जोड़ने पर, है ना, 2 जोड़ो, 2 जोड़ेंगे तो x में 2 जोड़ दिया और y में भी क्या जोड़ दिया, 2। तो हमारे पास कितना बन रहा है, 2 जोड़ने पर 9/11 बन रहा है। क्या बन रहा है, 9/11। तो वो 9/11 बन रहा है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 9/11। ये अपना क्या हो गया, पहला समीकरण। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये जो है इधर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, वज्र गुना, है ना। 11 को इससे कराएंगे तो 11 गुना x + 2 बराबर में ये हो जाएगा 9 गुना y + 2। क्या हो जाएगा, 9 गुना y + 2। ठीक है, 11 को x से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 11x। 11 को 2 से करेंगे 22, 11 को 9 को y से करेंगे 9y, और 9 को 2 से करेंगे कितना जाएगा, 18। ठीक है, ये अपना क्या गया समीकरण। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। इन दोनों को इधर ले आओ, है ना, या एक काम करो, y को इधर ले आओ, 22 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस का 9y, ये प्लस का था बराबर में आगे माइनस में, ये 18, ये 22 था प्लस में, बराबर में जाके इसमें आ जाएगा माइनस में। तो समीकरण बन गया 11x माइनस 9y बराबर में कितना बन जाएगा, -4। ये समीकरण अपना क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बनकर सामने आया। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 को बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, सेम एज इट इज बात क्या करनी है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़े। अब क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं ना, तो x प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ 3 जोड़ने पर, है ना। तो बताओ 3 जोड़ो तो क्या जाएगा, x + 3/y + 3 बराबर कितना बन रहा है आपके पास, 5/6 बन रहा है। तो 5/6 करा दो गुणा आपस में, तो आ जाएगा 6x, 6 को x से कराएंगे 6x, 6 को 3 से कराएंगे 18 बराबर 5 को y से कराएंगे 5y, और 5 को 3 से करा देंगे 15। ठीक है, इसी प्रकार से कराया। पहले जैसे मान लो 11 को इधर ले आए, फिर 11 को x से किया तो x से आ गया, अब 2 से किया 2 से आ गया। इसी प्रकार इसमें किया, 6 को पहले x से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, 5 को पहले y से कर दिया, फिर 3 से कर दिया। आगे बात, अब इन सभी को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 6x माइनस का ये आ गया 5y बराबर ये 15 सेम, ये प्लस का 18 उधर जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस में। तो क्या बन गया समीकरण, 6x माइनस 5y बराबर में -3। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। ये हमने क्या बना लिया, समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आ जाइए, सबसे पहला काम, समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे। तो निकालो यहाँ से, तो 11x माइनस 9y बराबर -4 है। हम क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 11x बराबर -4 प्लस का 9y। ये 11x के साथ गुणा में है, बराबर में जाके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, -4 प्लस 9y/11। ये अपने पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है,
ये जो x का मान है इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को उठाएंगे और किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो रखो, तो यहाँ पे मैं एक लाइन और खींच देता हूँ। आ जाओ समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण 2 क्या ये रहा, 6x - 5y बराबर -3। और रखो तो बताओ x का मान कितना है, ये रहा। किसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह। तो 6 तो क्या रहेगा बाहर, ये कोष्टक ये आ जाएगा -4 + 9y/11 और इधर हो जाएगा -5y बराबर -3। ठीक है, बस आपको लिखने में गलती नहीं करनी है और आंसर अपने आप आ जाएगा। करो गुणा, देखो इससे कट तो नहीं रहा, तो 6 को अंदर गुणा करो, तो 6 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -24 प्लस 6 को 9 से करेंगे 9 × 6 = 54y, फिर बाद में बट्टा में आ गया 11 और माइनस का 5y बराबर में -3। अब एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको सीधा मल्टीप्लाई, ये मैंने बता दिया आपको 2-3 बार है ना पिछली क्लासों में। 11 को 5 से सीधा गुणा करो, 5y 55y बट्टे में आ जाएगा 11 बराबर में -3। अब ये 11 भाग में है, बराबर में ले जाके किसमें आ जाएंगे, गुणा में आ जाएगा। ये आ जाएगा 54y - 55y बराबर में -3 गुणा 11 कितना बन गया, -33 है ना। अब ये -24 है, बराबर में भेज दो, किसमें आ जाएगा, ये इसकी तरफ प्लस में। यहाँ पे क्या बच गया, 54y - 55y। 54 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा कौन है, 55, तो माइनस का चिन्ह। 24 में से 33 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, यहाँ से 6 और 3 कितने बचेंगे, 9 और किसका बचेगा, वो भी माइनस का। तो देखो ये दोनों के माइनस चिन्ह आपस, अगर बीच में चिन्ह बराबर का है, दोनों के साथ माइनस चिन्ह है तो घट सकते हैं ना। तो y बराबर 1 का कोई अर्थ नहीं होता, तो y का मान सीधा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब इस y के मान को उठाओ और किस में पटक दो, समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखो। तो यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर -4 + 9 × 9 बट्टे में कितना आ जाएगा, 11। तो x बराबर -4 + 9 9 81 बट्टे 11। 81 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 77 बच जाएगा बट्टे में 11। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 81। 11 में इसका भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया, 7 है ना। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और खींच देता हूँ। तो बताओ x का मान आपके पास कितना आ गया, 7 और y का कितना आया आपके पास से 9। ये दो आपके पास मान आ गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको भिन्न याद करनी है। तो बताओ वो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, आपने भिन्न क्या मानी थी, x/y। तो बताओ x का मान कितना है, 7 और y का मान कितना है, 9। तो वो भिन्न क्या होगी, 7/9 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। जल्दी से इसको उतारिए, 6 नंबर क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अपना जो इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसको कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, आइए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जब भी आपको आयु वाला क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप इन दोनों की वर्तमान आयु मान लिया करो। तो मैंने यहाँ पे पहले मान लिया है कि माना जेकब की वर्तमान आयु मान ली मैंने x वर्ष और उसके जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया, y वर्ष। ये मैंने मान लिया। अब हम पहली शर्त उठाते हैं ना, पहली शर्त को देखते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद। तो मैं आ जाऊँ 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, जेकब की आयु, जेकब की आयु बताओ 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, वो कितनी हो जाएगी, y + 5। ठीक है, अब हमें क्या कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन बता रहा है क्या, कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की कितनी है आयु, x + 5, वो आयु है वो उसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो आओ कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 3 गुनी कर दिए, ये बन गया अपना समीकरण। इसको सोल्व करो तो x + 5 बराबर 3 को y से करेंगे 3y + 3 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 15। एक साइड ले आओ,
तो x माइनस 3y बराबर 15 प्लस का 5 बराबर में जाएगा किसमें जाएगा माइनस में, मतलब संख्या संख्या एक साइड ले लो, चर चर एक साइड ले लो, है ना। तो x माइनस 3y बराबर में क्या बन गया 10, ये समीकरण नंबर बन गया अपना 1। ठीक है, अब दूसरी बात भी यही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो अब क्या निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते ताकि, तो 5 वर्ष पूर्व है जेकब की आयु बताओ कितनी आ जाएगी भाई, वर्तमान में कितनी है x, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी आ जाएगी 5 वर्ष कम कर देंगे भाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरी वर्तमान में आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी कितनी हो जाएगी 5 वर्ष ही का था, ठीक है 5 वर्ष का ही तो था। ठीक है, इसी प्रकार इसके पुत्र की आयु पूछे तो पुत्र की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। अब इसमें रिलेशन दे रखा, क्या इसमें रिलेशन ये दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी 7 गुनी, तो आ जाओ वही संबंध बनाना है वापस, क्या कि 5 वर्ष पूर्व है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 7 गुनी, कर दो समीकरण सोल्व, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजो 35। ठीक है, ये आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से चर चर एक साइड कर लो और नंबर एक साइड कर लो, तो x 7y इधर आ जाएगा माइनस का 7y, ये माइनस का 35, माइनस 5 उधर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, समीकरण बन गया x माइनस 7y बराबर में बच जाएगा माइनस का 30। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, दे दिया नाम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि लगा करके x और y के मान निकालेंगे। तो निकालो, देखो कैसे करेंगे, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे समीकरण 1 से या बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 ये रहा, यहाँ से x माइनस 3y बराबर 10 है, x की वैल्यू निकालो तो माइनस का 3y बराबर में किस में आ जाएगा प्लस में, तो बताओ x का मान कितना आ गया 10 प्लस 3y, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को उठाएंगे और किस में रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि यूज हमने पहले किसका कर लिया 1 का, तो अब किस में रखेंगे 2 में रखो, तो रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, x की जगह कितना रखना है, ये रहा x की जगह कितना रखना है 10 प्लस y, 10 प्लस 3y रख दिया, माइनस का कितना है 7y है पहले से, बराबर में कितना है माइनस का 30 है, मान निकालो तो 10 3 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 4y, बराबर में कितना बचेगा माइनस का 30, 10 माइनस 4y बराबर 30, संख्या संख्या एक साइड कर दो तो 4y बराबर में 10 प्लस का उधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर में कितना बचेगा माइनस का 40। ऊपर देखो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 4y बराबर में माइनस का 40, ये जो माइनस का 4 है बराबर में किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, किसके चिन्ह के साथ में माइनस के चिन्ह के साथ में, कई बच्चे देख लिए तो माइनस का बराबर में जाके प्लस में जाना चाहिए, प्लस में नहीं जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो माइनस का 4 है वो एक साथ में है y के साथ में गुणा में, इसलिए बराबर में जाके किस में आ जाएगा भाग में, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल, 4 से कितनी बार चला जाएगा 10 बार, तो y का मान कितना आ गया 10। अब ये जो y का मान है ये उठाएंगे और किस में रख देंगे y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखो, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना y का मान है 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10 कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर 10 और 30 कितना हो गए 40, तो बताओ x का मान कितना आ गया 40। अब बताओ हमने x और y क्या माने थे यहाँ पे, तो मैंने x किसकी आयु मानी थी जेकब की आयु, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जेकब की आयु ठीक है वो कितनी आ जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में है ना, हमें वर्तमान की पूछी है। ठीक है, और बताओ उसके पुत्र की आयु, बताओ पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y मानी थी वो कितनी है 10 वर्ष। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको ये 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये अपना चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर जो 3.2 है वो कंप्लीट हो चुका है अपना, यानी कि हमारा 2 नंबर का मैटर तैयार है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 नंबर का मैटर पिछले जो लेक्चर लिए थे, मतलब फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने 1 नंबर का मैटर तैयार किया। इसमें हमने इसमें और इसके जो पीछे वाला लेक्चर है उन दोनों में हमने कितने नंबर का मैटर तैयार कर लिया 2 नंबर का। कितने नंबर का मैटर तैयार हो गया 3 नंबर का। अब लेकिन कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में
क्वेश्चन तो ये देता है, लेकिन ये कह देता है कि इसको किसकी सहायता से सोल्व करो, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, जो आपको नहीं पता है अभी। तो हम अगली जो नेक्स्ट क्लास या अगला लेक्चर अपना लगेगा वो किसका लगेगा, विलोपन विधि सीखेंगे उसके अंदर, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तो जरूर ही देखना पड़ेगा। तो अगला जो नेक्स्ट पार्ट होते ही अपना चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट को देखना न भूलें। तो चैप्टर नंबर 3.2 अपना कंप्लीट, कल हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही विदा लेते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। जय हिंद।